नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कुल 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि तीनों खंडों में आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद तीनों खंडों में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 5 उप प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और पांचों का जवाब आपको देना है, पांचों का उत्तर आपको लिखना होगा। और शब्दों की सीमा 50 शब्द है, 50 शब्द में आपको उत्तर यहाँ पर देने होंगे। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है वो है कहानी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो जो कहानी के 6 प्रमुख तत्व हैं उन्हीं तत्वों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य बताइए। तो जो मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे है उसका उद्देश्य यहाँ पर लिखना है कि किस लिए मोहन राकेश ने इस नाटक को लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि संस्मरण और रेखा चित्र के बीच क्या अंतर होता है। दोनों में अंतर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। अगला प्रश्न है 3 प्रगतिवादी आलोचकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रगतिवादी आलोचकों का नाम जो है लिखना होगा। पांचवा प्रश्न है रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है, यह किस भाषा का शब्द है। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि रिपोर्टाज कहते किसको हैं, फिर आप बताएंगे कि यह किस भाषा से लिया गया है, यह जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 7 उप प्रश्न इसमें पूछा गया है और 7 में से 4 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। शब्दों की जो सीमा है वो 225 शब्द है। 225 शब्द के भीतर आपको उत्तर यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसमें जो क नंबर पे आपसे पूछा गया है राहु सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा की समीक्षा कीजिए। यानी मेरी तिब्बत यात्रा जो रचना है इसी की समीक्षा आपको यहाँ पर करना है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी उपन्यास का उद्भव कब हुआ था और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंची हुई है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गिल्लू रेखा चित्र पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र गिल्लू है इसके बारे में आपको 225 शब्दों में टिप्पणी जो है लिखना होगा। तो ये 3 प्रश्न इसमें सामान्य प्रश्न हो गए जिसका उत्तर आपको लिखना है। इसके अलावा 4 प्रश्न इसमें जो है व्याख्या वाले पूछे गए हैं। व्याख्या वाले जो प्रश्न है इसको हम पढ़ करके आपको यहाँ पर बताएंगे नहीं, जिस प्रश्न की व्याख्या हम लोग करेंगे उसको वहीं पर जो है समझेंगे। 4 व्याख्या वाले प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, इसके अलावा 2 और हैं, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसमें से जिसकी व्याख्या हम लोग करेंगे, जिस समय व्याख्या करेंगे उसी समय उसको पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। अब अगला खंड देख लेते हैं, खंड स है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इसमें कुल 4 उप प्रश्न हैं और 4 उप प्रश्नों में से 2 उप प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। और शब्दों की जो सीमा है वो 475 शब्द है। यानी 475 शब्द के भीतर आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निबंध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला का विवेचन कीजिए। यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको निबंध कहते किसको है इसके बारे में बतलाना है, निबंध का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा आपको बतानी है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उस विशेषता को आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला जो प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है वो है कहानी के तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा करते हुए यशपाल की कहानी कला की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कहानी तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा करनी है। फिर जो है यशपाल की कहानी कला का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि जीवनी एवं आत्मकथा का अंतर स्पष्ट करते हुए जूठन आत्मकथा की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आप जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएंगे, फिर जो जूठन आत्मकथा है इसकी समीक्षा आप यहाँ पर करेंगे।
जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए नाटक के तत्वों का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर बात करनी है, फिर नाटक के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं उन तत्वों के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न के उत्तर में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा। तो जो खंड अ था इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में जो है देना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था कहानी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कहानी के जो 6 प्रमुख तत्व हैं उसी का वर्णन यहाँ पर आपको करना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी हिंदी की प्रमुख गद्य विधा है जिसमें 6 प्रमुख तत्व होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। उसके बाद 6 तत्वों का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद योजना, चौथा है देश काल एवं वातावरण, 5वां है भाषा शैली और 6वां है उद्देश्य। इन 6 तत्वों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य बताइए, यानी आधे अधूरे जो नाटक है इसका क्या उद्देश्य है, लेखक ने इसकी रचना किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया हुआ है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य आधुनिक महानगरीय जीवन में व्यक्ति के अकेलेपन, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता और दाम्पत्य जीवन के बिखराव को यथार्थवादी ढंग से दिखाना है। यह नाटक मानवीय संबंधों की अपूर्णता और विसंगतियों को गहराई से उजागर करता है, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आधुनिक महानगरीय जीवन को चित्रित करना है, उसमें जो अकेलापन है उसको दिखाना है, स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता को दिखाना है, जो वैवाहिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है ये किस प्रकार से टूट रहा है, किस प्रकार से बिखर रहा है, उसी के विसंगतियों को यहाँ पर दिखाया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रश्न है ग नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप हेडिंग डाल लेंगे कि संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर, और 50 शब्द के भीतर ही आपको अंतर लिखना है। तो 3 अंतर यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा हुआ है। पहला अंतर है कि रेखा चित्र एक विषय से संबंधित होता है, लेकिन जो संस्मरण होता है उसमें विषयों का विस्तार अधिक होता है, वो केवल एक ही विषय से संबंधित नहीं होता है। दूसरा अंतर है कि रेखा चित्र जो होता है वो साधारण और विशिष्ट दोनों विषयों पर लिखा जाता है, लेकिन जो संस्मरण होता है वो केवल विशिष्ट विषय पर लिखा जाता है, साधारण विषय पर नहीं लिखा जाता है। अगला यानी जो तीसरा अंतर है वो है कि रेखा चित्र जो होता है वो वर्तमान का भी हो सकता है, इतिहास का भी हो सकता है, लेकिन संस्मरण जिसको स्मृति के आधार पर लिखा जाता है वह केवल इतिहास का होता है, वर्तमान का कोई संस्मरण नहीं होता है। यह 3 अंतर आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथा प्रश्न है घ नंबर, उसको देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 प्रगतिवादी आलोचकों के नाम बताइए। तो तीनों का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रगतिवादी आलोचना मार्क्सवाद पर आधारित है। 3 प्रगतिवादी आलोचकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है नामवर सिंह, दूसरा नाम है रामविलास शर्मा और तीसरा नाम है शिवदान सिंह चौहान। इन तीनों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां यानी अंगा नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है, यह किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि रिपोर्टाज होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे किस भाषा से लिया गया है। उत्तर में आप लिखेंगे कि रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। यानी जो रिपोर्ट होता है जब हम उसको कलात्मक ढंग से या साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसी को रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। रिपोर्टाज के जन्मदाता रूसी साहित्यकार इलिया एहरनबर्ग हैं, यानी रिपोर्टाज का जनक इनको माना जाता है। रिपोर्टाज में घटना और लेखक के हृदय का निजी उत्साह शामिल होता है और रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है और यह रिपोर्ट का समानार्थी है, उसी के समानार्थी इसको माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड ब है जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूछा गया है।
लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछा गया है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क नंबर प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा की समीक्षा कीजिए। तो इसकी समीक्षा के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका उत्तर 225 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा हिंदी साहित्य का एक युगांतरकारी ग्रंथ है। यह यात्रा वृत्तांत केवल रोमांचक सैर नहीं है बल्कि ज्ञान साधना का दस्तावेज है। इससे हमको ढेर सारे ज्ञान जो है प्राप्त होते हैं, जो उनकी घुमक्कड़ी के दर्शन को चरितार्थ करता है। इसकी समीक्षा निम्न बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। अब एक एक करके हम लोग इसकी समीक्षा यहाँ पर करेंगे। पहला बिंदु है पांडुलिपियों की खोज, यानी लेखक के द्वारा इसमें पांडुलिपियों की खोज की गई है। लेखक का मुख्य उद्देश्य तिब्बत के मठों से बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति से संबंधित दुर्लभ नष्टप्राय संस्कृत पांडुलिपियों की खोज करना है और इसमें वे सफल भी रहे हैं। बहुत सारे पांडुलिपियों को उन्होंने खोजा भी है। अब अगला जो तत्व है वो है सजीव चित्रण, यानी पुस्तक में तिब्बत के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, बर्फीले दर्रे हैं और जो कठोर जीवन शैली है उसका सजीव वर्णन उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने वहाँ की सामाजिक संरचना, धार्मिक अंधविश्वास, जनजीवन, खान पान और तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का तटस्थ शोधपरक विश्लेषण जो है प्रस्तुत किया है। अब अगला जो समीक्षा का बिंदु है वो है भाषा शैली। इनकी जो भाषा शैली है वो संस्कृत निष्ठ है, तार्किक है और गंभीर है। यात्रा के दौरान उन्होंने जिन चित्रों को संलग्न किया वे वृत्तांत को अधिक प्रामाणिक और आकर्षक बनाते हैं, यानी उन चित्रों के द्वारा वो वृत्तांत को अधिक प्रामाणिक बना देते हैं और वह अधिक आकर्षक जो है लगते हैं। अगला जो समीक्षा का बिंदु है वो है साहित्यिक महत्व। यह कृति भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। मेरी तिब्बत यात्रा ने हिंदी में यात्रा वृत्तांत लेखन को एक नई दिशा दी और इसे मनोरंजन से ऊपर उठाकर गंभीर साहित्य की श्रेणी में स्थापित किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो ख नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। इसका भी उत्तर आपको अधिकतम 225 शब्द में जो है देना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु नामक उपन्यास से हुआ था, यानी यह हिंदी का पहला उपन्यास है। इसी उपन्यास से हिंदी उपन्यास का उद्भव जो है माना जाता है। इसके विकास को निम्न तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। अब एक एक करके जो है विकास के युगों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला युग है प्रेमचंद पूर्व युग। अब प्रेमचंद पूर्व युग जो है वो 1882 से लेकर के 1915 तक रहा है। इस काल में हिंदी उपन्यास का उद्भव हुआ, क्योंकि इसी काल में हिंदी का जो पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है वो भी लिखा गया है। और इस युग में देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। देवकीनंदन खत्री के द्वारा तिलस्मी आर्य उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे चंद्रकांता उपन्यास है, और गोपाल राम गहमरी के द्वारा जासूसी उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। इतना आपको इस युग में लिखना है। अब दूसरा युग है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग जो है 1915 से लेकर के 1936 तक रहा है और इस युग के जो सबसे प्रमुख उपन्यास हैं वो मुंशी प्रेमचंद ही हैं और उनके द्वारा सामाजिक यथार्थ और आदर्शवाद पर केंद्रित उपन्यासों की रचना की गई है। जैसे गोदान है जो किसान के जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है, गबन है जो मध्य वर्ग के जीवन की गाथा जो है प्रस्तुत किया गया है। ऐसे उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। प्रेमचंद युग के बाद जो है प्रेमचंदोत्तर युग आता है, यानी प्रेमचंद के बाद का युग आता है। इसमें जो उपन्यास है वो विविध दिशाओं में विकसित हुआ है, यानी एक साथ कई धाराओं में उपन्यास यहाँ पर विकसित हुआ। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हो गया, प्रगतिवादी उपन्यास हो गया, आंचलिक उपन्यास हो गया, ऐतिहासिक उपन्यास हो गया। अब जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है वो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है। इसमें जैनेन्द्र हैं, अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। जैसे जैनेन्द्र का त्याग पत्र हो गया, ये इनका प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। इसी प्रकार से यज्ञ का शेखर एक जीवनी भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा जो प्रगतिवादी धारा है ये मार्क्सवाद पर आधारित है। यशपाल इसके प्रतिनिधि लेखक हैं और इनके द्वारा दिव्या जैसे उपन्यास की रचना इसमें की गई है। जो आंचलिक धारा विकसित होता है, फणीश्वर नाथ रेणु उसके सबसे प्रमुख लेखक माने जाते हैं और मैला आंचल जो है इस धारा का सबसे प्रमुख उपन्यास माना जाता है। जो ऐतिहासिक उपन्यास है
हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके प्रतिनिधि लेखक माने जाते हैं और उनके द्वारा बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे ग्रंथ जो है लिखे जाते हैं। इसके बाद जो है समकालीन उपन्यास का समय आता है और समकालीन उपन्यास में जो है महानगरीय जीवन की जटिलताओं को व्यक्त किया गया है, पहचान के संकट को व्यक्त किया गया है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और भूमंडलीकरण के प्रभाव जैसे नवीन विषयों पर ध्यान जो है केंद्रित किया गया है और इन विषयों को अपना करके उपन्यास जो है लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गिल्लू रेखा चित्र पर टिप्पणी लिखिए। गिल्लू जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि गिल्लू महादेवी वर्मा की सबसे प्रमुख रेखा चित्र है जो उनके मेरा परिवार नामक संग्रह में संग्रहित है। यानी गिल्लू जो रेखा चित्र है वो मेरा परिवार संग्रह में संग्रहित महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया है। इसमें एक गिलहरी के साथ लेखिका के गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र की विशेषता निम्न है। पहली विशेषता है अद्वितीय विषय वस्तु, यानी इस रेखा चित्र की जो विषय वस्तु है वह अत्यंत अद्वितीय है। यह रचना पशु पक्षियों के प्रति मानवीय संवेदना और प्रेम को केंद्र में रखती है, जो महादेवी के लेखन की एक विशिष्ट पहचान भी है। वह अपने लेखन के माध्यम से इसको दिखाती भी हैं। दूसरा विशेषता है पात्र और उसका चित्रण। गिल्लू एक नन्हा, चंचल और भोला जीव है जिसका चित्रण इतनी सजीवता से किया गया है कि वह पाठक के हृदय में उतर जाता है और सबके स्नेह का पात्र जो है बन जाता है। अगली विशेषता है भावनात्मक गहराई, यानी इस रेखा चित्र में भावनात्मक गहराई भी दिखाई पड़ती है। लेखिका ने गिल्लू के प्रति अपनी ममता, उसके ठीक होने की चिंता और उसके मृत्यु पर गहरे विषाद का वर्णन करके रिश्ते की भावनात्मक गहराई को छुआ हुआ है। यानी भावनात्मक गहराई इसके माध्यम से व्यक्त किया गया है। अगला है मानवीकरण। गिलहरी के कार्यों जैसे लेखिका का ध्यान आकर्षित करना, थाली में खाना, पर्दे पर चढ़ना को मानवीय भावनाओं और व्यवहारों से जोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। तो यह भी इस रेखा चित्र की एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता है सहज भाषा शैली, यानी इस रेखा चित्र की जो विशेषता है वो बहुत ही सरल है। जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, काव्यात्मक और संवेदनशील भाषा इसमें प्रयोग किया गया है। रेखा चित्र को अत्यंत प्रभावपूर्ण और हृदय स्पर्शी ये सभी मिलकर के बना देते हैं। अगली जो विशेषता है वो है स्मृति और अंतिम विदाई। गिल्लू द्वारा लेखिका को अपने ठंडे पंजों से छूना और उसकी समाधि पर लगाए गए सोन जूही के फूल की चर्चा करना इस रिश्ते की अमिट यादों को जो है दर्शाती है। यह रेखा चित्र निस्वार्थ प्रेम और पशु मानव संबंध की सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व कर लिए, 4 प्रश्न इसमें हम लोगों को हल करना था। अब एक हम लोग यहाँ पर व्याख्या वाला प्रश्न करेंगे। व्याख्या वाला जो 6 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा गद्यांश है। गद्यांश कहता क्या है? घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। उसके बाद लेखक कहता है कि माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग जो है साफ कर देगा। बोला, मुझे यहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यही हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो न। यानी एक दूसरे को दोनों भेजना चाहते हैं उसके पास जो है देखने के लिए। इसी गद्यांश की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। प्रेमचंद के द्वारा यह लिखा गया है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन से ली गई है। यह कहानी गरीबी, बेबसी और मानवीय संवेदना का चित्रण जो है करती है, उसी को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस गद्यांश में घीसू और माधव अपनी बहू बुधिया की मृत्यु पर भी कोई दुख प्रस्तुत नहीं करते हैं, कोई दुख नहीं जताते हैं। इसमें गरीबी, भूख और अमानवीयता का चित्रण जो है इस गद्यांश में किया गया है। इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे कि इस गद्यांश में प्रेमचंद्र ने यह दिखाया है कि घीसू और माधव अपनी बहू बुधिया के मृत्यु के बाद भी आलस और बेईमानी दिखाते हैं। घीसू ने आलूओं को छीलते हुए कहा,
कि वह बुधिया को देखने जा सकता है, लेकिन यह उसकी ओर से आलस और माधव से बचकर आलुओं को चुराने की एक चाल है। माधव डरता है कि अगर वह कोठरी में गया तो घीसू जो है आलुओं को बड़े हिस्से को खा जाएगा। क्योंकि ठंडी का समय है, दोनों जो है आग जलाए हुए हैं, आलू भूज रहे हैं, तो चाहते हैं कि एक दूसरा उसको देखने के लिए जाए। माधव डर रहा है कि अगर वो देखने जाएगा बुधिया को तो घीसू जो है आलूओं को खा जाएगा, इसलिए वो बहाना बनाता है कि उसे वहां जाने से डर लगता है। इसके जवाब में घीसू ने कहा कि डर का कोई कारण नहीं है, यानी क्यों डरते हो, कोई डरने का कारण नहीं है, क्योंकि वह यही है, हम भी यहीं पर हैं, इसलिए तुम जाओ उसको देखो, डरने का कोई कारण नहीं है। और माधव को खुद जाकर देखना चाहिए, यानी तुमको खुद जाकर के देखना चाहिए कि किस स्थिति में वह है। इस तरह वे दोनों आलस और चालाकी दिखाते हैं और बुधिया के मृत्यु का भी कोई दुख उनको नहीं होता है, उसके मृत्यु की कोई शोक इनके द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बाद आप विशेष लिखेंगे। विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें गरीबी और भूख का चित्रण किया गया है। यह कहानी यथार्थ को प्रस्तुत करती है, मानवीय संवेदना को दिखाती है कि मनुष्य भूख के आगे कितना बेबस होता है और कितना संवेदनहीन जो है बन जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देखते हैं। अगला खंड स है। इस खंड में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है पूछे गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपको 475 शब्द में देना है। कुल 2 प्रश्न इसमें आपको हल करने हैं। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है और क्या हम लोग हल यहाँ पर करेंगे। इसमें तीसरे का क सबसे पहले हम लोग हल करेंगे कि निबंध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला का विवेचन कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर विचार पूर्वक और क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, जिसमें लेखक के व्यक्तिगत विचार और शैली झलकती हो, उसको निबंध कहा जाता है। अब एक परिभाषा हम लोग डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार देखेंगे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा हुआ है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, सजीवता और व्यक्तिगता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यानी कुल मिलाकर के जब लेखक किसी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक यानी स्वच्छंद होकर के अपनी बात को रखता है, सुचारू ढंग से रखता है, तो उसी को निबंध के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे। पहली विशेषता है ललित और व्यक्ति व्यंजक शैली, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध शैली है वो ललित और व्यक्ति व्यंजक शैली है। द्विवेदी जी को मुख्य रूप से ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। उनके निबंधों में व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वो अपने निबंधों में चाहे किसी भी विषय को उठाएं, चाहे वो अशोक के फूल हों, चाहे वो नाखून क्यों बढ़ते हों, चाहे वो कुटज हों, किसी भी विषय को जब वो उठाते हैं तो उसमें अपने निजी अनुभवों, अपने विचारों और उसको अपने व्यापक ज्ञान से जोड़ देते हैं, जिससे जो विषय होता है वो सरस और भावुकतापूर्ण बन जाता है। तो ये पहली विशेषता हो गई। जो दूसरी विशेषता है वो है विचारात्मकता और गवेषणात्मकता। उनके कई निबंधों विचारात्मक और आलोचनात्मक प्रकृति के हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखे हुए हैं उसमें से कई निबंध ऐसे हैं जो गंभीर हैं, जो विचारात्मक और आलोचनात्मक प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इनमें वे गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में उनकी विद्वता और बहुआयामी ज्ञान, जैसे संस्कृत का ज्ञान हो गया, प्राकृत का ज्ञान हो गया, अपभ्रंश का ज्ञान हो गया, इतिहास, दर्शन और संस्कृति का ज्ञान हो गया, ये सभी जो है वहाँ पर दिखाई पड़ता है, उसका परिचय उसमें मिलता है। यहाँ भाषा संस्कृत प्रधान और प्रांजल हो जाती है तथा वाक्य कुछ बड़े होते हैं। वे किसी भी विषय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जाकर उसका विश्लेषण करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है भाषा का स्वरूप। यानी द्विवेदी जी के जो निबंध है उसकी भाषा विषय और भाव के अनुकूल होते हैं। जैसे विषय बदलता है, जैसे भाव बदलता है, उनकी भाषा भी उसी के अनुकूल परिवर्तित हो जाती है, उसी के अनुकूल बदल जाती है। जैसे ललित निबंधों में जो उनकी भाषा है वो सरल है, सरस है, प्रवाहमयी होती है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों के साथ साथ तत्सम और उर्दू के शब्दों का प्रयोग जो है दिखाई पड़ता है। इससे भाषा में एक प्रकार की सहजता
आ जाती है। लेकिन जो विचारात्मक निबंध हैं उनमें भाषा जो है संस्कृत निष्ठ हो जाती है, तत्सम शब्दावली से युक्त हो जाती है और भाषा जो है अधिक परिमार्जित हो जाती है। भाषा बहुत अधिक सहज नहीं रह जाती है, आम बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती है, वो बहुत ज़्यादा परिमार्जित हो जाती है। उन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है जिससे पांडित्य का बोझ महसूस नहीं होता है और बात अधिक प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंच जाती है। अगली जो विशेषता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली की, वो है समन्वय और मानवतावाद। उनकी शैली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समन्वय की भावना है। वो भारतीय संस्कृति के अतीत और वर्तमान, लोक और शास्त्र, ज्ञान और भक्ति के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करते हैं। उनके निबंधों का मूल स्वर मानवतावाद है। वे तुच्छ से तुच्छ विषय को उठाकर उसे मानव जीवन और व्यापक सांस्कृतिक चेतना से जोड़ देते हैं, जिससे एक गहन दार्शनिक अर्थ निकलता है। अब अगली जो विशेषता है वो है कथात्मकता और व्यंग्यात्मकता। वे अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कथात्मकता और दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। अपने निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी बखूबी करते हैं वो, जिसका उपयोग वे सामाजिक रूढ़ियों और विसंगतियों पर हल्के फुल्के अंदाज में चोट करने के लिए करते हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली यहाँ पांडित्य कर लीजिएगा, पांडित्य की गंभीरता, कलाकार की लालित्य और मानव प्रेमी की सहृदयता का अद्भुत मिश्रण है। वे निबंध को केवल विचार प्रस्तुति का माध्यम न मानकर उसे व्यक्तित्व, व्यंजना और साहित्यिक सौंदर्य का नया आयाम देते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा करते हुए यशपाल की कहानी कला की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपको पर्दा कहानी की समीक्षा करनी है और यशपाल के कहानी कला की विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। उत्तर में आप लिखेंगे कि पर्दा यशपाल द्वारा लिखी गई एक प्रमुख कहानी है। इस कहानी में यशपाल ने पर्दा को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है और इसके माध्यम से दिखावा, झूठी शान और झूठे प्रतिष्ठा का चित्रण किया हुआ है। कहानी तत्वों के आधार पर इसका विश्लेषण इस प्रकार है। अब कहानी के जो 6 तत्व हैं उन 6 तत्वों के आधार पर हम लोग पर्दा कहानी की समीक्षा यहाँ पर करेंगे। पहला जो तत्व है वो है कथानक। कहानी का जो कथानक है वो सरल, सुगठित और यथार्थवादी है। इसका विकास 3 चरणों में हुआ है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहानी का जो आरंभ है इसमें चौधरी पीर बख्श के खानदानी रईसी के झूठे गौरव और उनकी वर्तमान गरीबी का परिचय जो है दिया गया है। दरवाजे पर टंगे टाट के पुराने पर्दे का महत्व यहाँ पर बताया गया है। जब कहानी मध्य में पहुंचती है तो यहाँ पर चौधरी पर कर्ज का बढ़ना दिखाया गया है। आर्थिक तंगी और पर्दे के तार तार होने की स्थिति को भी यहाँ पर दिखाया गया है। जब कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो साहूकार बरबर अली खां द्वारा कर्ज के बदले चौधरी का फटा हुआ पर्दा खींचकर फेंक देना दिखाया गया है। यह झूठी प्रतिष्ठा के टूटने का सबसे दर्दनाक क्षण होता है। पर्दा हटने के बाद चौधरी का हृदय टूट जाता है और सदमे में निर्जीव सा पड़ जाता है और यही कहानी जो है समाप्त हो जानी है। तो कथानक में आपको इतना लिखना है। अब जो दूसरा तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। यहाँ पात्रों के बारे में बताना है और पात्रों के चरित्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पात्र जो है यथार्थवादी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक का नाम है बरबर अली खां, दूसरे का नाम है चौधरी पीर बख्श। चौधरी पीर बख्श के चरित्र के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एक कहानी के नायक हैं, पुरानी शान की यादों में जीने वाले व्यक्ति हैं। वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा और वर्तमान गरीबी के बीच संघर्ष करते हैं। पाठक की सहानुभूति हमेशा उनके साथ बनी रहती है। लेखक ने इनके बारे में लिखा हुआ है कि पीर बख्श अपने पुराने खानदानी बड़प्पन की कल्पना में डूबे रहते थे और गरीबी को सबसे छिपाने का प्रयास करते थे। कहानी का जो अगला तत्व है वो है देश, काल एवं वातावरण। कहानी का वातावरण निम्न मध्यम वर्गीय बस्ती का है, जहां आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्तियां हैं। यह गरीबी और तंगहाली का वातावरण कहानी के तनाव और चौधरी की मानसिक व्यथा को अधिक प्रमाणिक बनाता है। वातावरण का एक उदाहरण लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेखक कहानी में लिखा हुआ है कि आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धारा
बहती रहती। यह जो कथन है चौधरी के घर के आसपास के दैनिक सामाजिक आर्थिक और माहौल को जो है चित्रित करता है। यह सीधे सीधे गरीबी और उपेक्षा के वातावरण को दर्शाता है। कहानी का जो अगला तत्व है वो है संवाद योजना। यशपाल की जो कहानी पर्दा है, संवाद योजना इसमें यथार्थवादी है और चरित्रों के अनुकूल है, जो निम्न मध्य वर्ग की झूठी शान और गरीबी को उजागर करता है, यानी गरीबी को जो है दिखाता है। संवादों में चौधरी पीर बख्श और उनके परिवार की गरीबी, लाचारी और इज्जत बनाए रखने की छटपटाहट झलकती है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली, यानी किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कहानी में किया गया है। पहले भाषा देखेंगे। कहानी की भाषा सरल है, बोलचाल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उर्दू के शब्दों का भी सहज प्रयोग किया गया है, जैसे आबरू हो गया, खानदान हो गया, रईसी हो गया, व्यथा हो गया। कहानी में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वह फटा पुराना पर्दा केवल एक कपड़ा नहीं था, वह चौधरी के खानदान की झूठी इज्जत का ढोंग था। तो पर्दा को यहाँ प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। यह लेखक का व्याख्यात्मक कथन है जो प्रतीक का अर्थ स्पष्ट करता है। अब शैली को देख लेते हैं। शैली यह एक यथार्थवादी और व्यंग्यात्मक शैली है। लेखक ने गरीबी का मार्मिक चित्रण किया है जो कहानी को प्रभावशाली बनाता है। अब अगला उद्देश्य है। उद्देश्य में आपको लिखना है कि कहानी का मुख्य उद्देश्य निम्न मध्यम वर्ग की उस मनोवृत्ति पर व्यंग्य करना है जिसके कारण वे अपनी दयनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति को अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के पर्दे के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। यह कहानी सामाजिक विडंबना और आर्थिक विषमता को उजागर करती है। इतना आपको लिखना है। इसके पहले यशपाल के कहानी कला के बारे में भी लिखना है कि यशपाल के कहानी कला की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो पहली विशेषता है उनकी कहानियां मार्क्सवाद पर आधारित हैं, प्रगतिवादी कहानी है, यथार्थ पे आधारित कहानी उनका है, यह भी एक उनकी विशेषता है। संवादों का जो चित्रण किया गया है वो बहुत व्यवहारिक है, यह भी उनके कहानी कला की एक विशेषता है। उनके कहानी कला की जो अगली विशेषता हो जाएगी वो जो भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।